हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 12 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वैदेही ने कहा, नहीं मामा जी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जाएंगे तो साथ में, वरना मुझे नहीं जाना। वैदेही के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद कमलेश बाबू ने कहा, ठीक है बेटा, हम सब चलेंगे। उधर आनंद सरताज से वंदना की मॉम बोली, आप इंडिया जाने का कैसे सोच सकते हो? अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया जाने में आपको खतरा है। वह बोले, कब तक इस खतरे से बचने की कोशिश करता रहूँगा? जाना तो है ही, और वंदना की सगाई भी तो है, अटेंड करनी है। ठीक है, तो फिर हम सब भी चलेंगे। आपको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, खासकर तब जब सिचुएशन मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। वैदेही और उसका पूरा परिवार संजय के दिए एड्रेस पर पहुंचते हैं जहां पार्टी होने वाली थी। उसका बंगलो देखकर मुन्ना ने कहा, दी, आपके बॉस का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पार्टी जैसा कुछ माहौल नहीं लग रहा है। उनकी बात सुन गेट कीपर ने कहा, मैम, पार्टी बंगलो के अंदर चल रही है, आप सब अंदर जाइए। सभी बंगलों के अंदर जाते हैं तो अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था, कोई भी पार्टी की तैयारियां नहीं थी, सिवाय एक छोटा शादी का मंडप बना हुआ था। देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। कमला जी बोली, यह क्या है वैदेही? यहाँ तो ना कोई पार्टी चल रही है, ना ही कोई लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए हैं? और यह शादी का मंडप, यह सब हो क्या रहा है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वैदेही ने कहा, एड्रेस तो यही दिया गया था मुझे, मैं अपने कलीग्स को फ़ोन करती हूँ। वह अपने कलीग्स को फ़ोन करने लगती है, लेकिन बंगलों के अंदर कोई नेटवर्क नहीं था। वह बोली, फ़ोन नहीं लग रहा है मामा जी, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। तब कमलेश बाबू ने कहा, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वह सभी बाहर निकलने के लिए दरवाजे की और मुड़े ही कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। वह दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, कोशिश करना बेकार है, दरवाज़ा रिमोट से ही खुल सकता है। वेलकम टू माई होम वैदेही एंड हर फैमिली। सभी पलट कर देखे तो मिस्टर संजय दूल्हे के ड्रेस में थे। उन्हें देखकर वैदेही ने पूछा, सर, यह सब क्या है? आपने तो कहा था कि कंपनी की 10th एनिवर्सरी की खुशी में पार्टी आयोजन किया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और आप दूल्हे के ड्रेस में? क्या आपकी शादी होने वाली है? और आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? क्या करने वाले हैं आप? संजय ने कहा, रिलैक्स वैदेही, सब कुछ मालूम चल जाएगा। अभी आई हो, थोड़ा बैठो, रिलैक्स करो, आराम से सब कुछ बताता हूँ। हमारे पास काफ़ी समय है। कमलेश बाबू ने कहा, यह कैसा मजाक है? दरवाज़ा खोलो, हमें घर जाना है। संजय ने कहा, मामा जी जस्ट चिल, आपको घर जाने दिया जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो हमारी शादी तो अटेंड कर लीजिए। कमलेश बाबू ने फिर कहा, शादी? हमें तुम्हारी शादी देखने का कोई शौक नहीं है। देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना, हमें यहाँ से जाने दो। संजय गुस्से में आकर कमलेश बाबू को एक तमाचा खींच देता है। एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देता? चुप कर यहाँ बैठ और अपनी भगनी का शादी मेरे साथ होते हुए देख। वैदेही और कमला जी हैरान हो गए थे। वैदेही ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामा जी को थप्पड़ लगाने की? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे घटिया लड़के से शादी भी करूंगी? तुम बहुत ही वाहियात इंसान हो। सारे लोग सही थे, मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती कर दी मिस्टर संजय। संजय ने कहा, ऐसा मत कहो वैदेही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम ही नहीं मानी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं क्या करता? तुमने इनकार कर दिया और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। जाओ कमरे में, तुम्हारे लिए दुल्हन का ड्रेस बनवा कर रखा हूँ, उसे पहनो और आओ इस मंडप में। हमारी शादी होने वाली है और आशीर्वाद देने के तौर पर तुम्हारे मामा मामी भी है। वैदेही ने कहा, तुम जैसे घटिया इंसान से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने सोचा भी कैसे? मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, हमें जाने दो, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। संजय ने कहा, वैदेही, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो और मुझे भी गुस्सा दिला रही हो? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? देखो, प्यार से समझा रहा हूँ, जाओ दुल्हन का गेटअप लो और आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
देखो, मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, वरना तुम बहुत पछताओगी। कमलेश बाबू बोले, नहीं बेटा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। तभी संजय अपना गन निकालकर वैदेही के मामा कमलेश बाबू को शूट कर देता है और वह वहीं फर्श पर दम तोड़ देते हैं। यह देखकर कमला जी, वैदेही और मुन्ना की चीखें निकल गई थी। सभी रोने लगे थे। संजय ने कहा, मुझे पागल बोल रहा था बुढ़ा। सॉरी वैदेही, मैं तुम्हारे मामा जी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे पागल बोल दिया और इस शब्द से मुझे बहुत नफरत है। क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी आंखों के सामने अपने पति का लाश देखकर कमला जी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुन्ना अपने पापा से लिपटकर रो रहा था और वैदेही, वह तो बर्फ की भांति जम गई थी। सबका दिमाग शून्य हो गया था। संजय फिर वैदेही से कहा, जाओ वैदेही, रेडी होकर आओ, हमारी शादी की मुहूर्त निकली जा रही है। देखो, यदि इस बार तुमने इनकार किया तो तुम अपनी मामी और मुन्ना को भी खो दोगी। यदि तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, वरना मैं इन्हें भी मार दूंगा। वैदेही की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वह मजबूर थी संजय से शादी करने के लिए। अपने मामा को तो खो चुकी थी, मामी और मुन्ना को नहीं खो सकती थी। इसलिए उसने दुल्हन का गेटअप लिया और चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गई। संजय ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली और बहुत खुश होते हुए कहा, आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। अब से मैं जो कहूँगा तुम्हें मेरा ऑर्डर मानकर फॉलो करना है। उसका जबरदस्ती हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी वैदेही उसके पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरे मामा का अंतिम संस्कार कर लेने दो, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं करूँगी, प्लीज़। उसको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर संजय ने ठहाके लगाकर कहा, ओह मेरी वैदेही, तुम्हारी जगह मेरी चरणों में नहीं मेरी बाहों में है। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जाओ, तुम अपने मामा का अंतिम संस्कार कर लो। तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा कमरे में। लेकिन हाँ, जल्दी आना और भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा मुन्ना यहीं पर रहेगा और फिर तुम्हारे आते ही तुम्हारा मुन्ना आज़ाद हो जाएगा। वह मुन्ना को जबरदस्ती अपने पास रखते हुए बोला, मुझे वेट करने की आदत नहीं है वैदेही, जल्दी करना। वैदेही अपने मामा की बॉडी के पास बैठकर रोने लगती है। तभी कमला जी उसे दूर करते हुए बोली, दूर हो जाओ मेरे पति से। यह सुनकर वैदेही की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए। सच में तुम मनहूस हो वैदेही, तेरी वजह से हमें अपना घर शहर तक छोड़ना पड़ा और आज तो ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन तू हमारी जिंदगी में आई। हमें क्यों छोड़ा है? हमें भी मार दे, क्या करेंगे जिंदा रहकर जब मेरा सुहाग ही चला गया। कमला जी बस रोए जा रही थी। वैदेही उन्हें हग कर लेती है और कहती है, ऐसा मत कहिए मामी, प्लीज ऐसा मत कहिए। दोनों खूब रोते हैं। कमलेश बाबू के अंतिम संस्कार के बाद वैदेही बोली, जा रही हूँ मामी, आप अपना और मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अब कभी मेरा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा आपको। प्लीज अपने शहर लौट जाइए। कमला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुस्से और दुख में आकर वैदेही को बहुत कुछ बोल दिया था। वह उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तेरे मामा तुझे अपनी बेटी मानते थे, क्या जवाब दूंगी उन्हें? वैदेही बोली, नहीं मामी, मैं अपने मामा को खो चुकी हूँ, आपको और मुन्ना को नहीं खो सकती हूँ। इसलिए प्लीज़ अपने शहर लौट जाइए। मुन्ना के बारे में सोचिए, अभी वह छोटा है, मैं तो अनाथ हो ही चुकी हूँ, उसे अनाथ मत कीजिए। प्लीज़ अपने शहर लौट जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी कसम। मुन्ना वैदेही से लिपटकर रोने लगा, नहीं दीदी, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वह अंकल बहुत बुरे हैं, वह आपको भी मार देंगे। वैदेही ने उसे समझाया, मेरी चिंता मत करना मुन्ना, मैं ठीक रहूँगी, तुम बहुत समझदार हो ना। मामी का ख्याल रखना, अपने शहर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं बचा, चले जाओ यहाँ से। तभी संजय ने कहा, मामी जी, यदि आप पुलिस के पास गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपकी वैदेही के साथ क्या करूँगा। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने घर लौट जाइए और भूल जाइए कि आपकी कोई भगनी भी थी। मैं वादा करता हूँ कि आपकी वैदेही का पूरा ख्याल रखूंगा। और वो अपने कमरे में चला जाता है। वैदेही भी आखिरी बार अपने मामी और मुन्ना को गले लगाकर कमरे में चली गई। उसकी जिंदगी एक पल में ऐसे तबाह हो जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था।
वह अपने मामा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। दूसरी ओर नीलिमा जी वंदना से बोली, वंदना बेटा, तुम्हें अपनी एंगेजमेंट रिंग कैसी चाहिए पहले बता देना, और राजवीर की पसंद भी तुम ही चूज कर लेना। तभी राजवीर वहां से गुजरा तो वंदना उसे टोकती है, राजवीर, आंटी कुछ कह रही है, हमें अपनी एंगेजमेंट रिंग चुननी है, साथ में कब चल रहे हैं बाहर। वह बोला, तुम्हें जो पसंद है चुन लेना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। कहकर वह जाने लगा तो वंदना पूछती है, ऐसा भी क्या बिजी होना राजवीर, अपनी सगाई के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपनी सगाई के लिए अपना सारा काम छोड़कर बैठी हूँ, लेकिन तुम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सगाई करना तुम्हारी फॉर्मेलिटी है। राजवीर नीलिमा जी की ओर देखता है और वह इशारे में उसे समझाने की कोशिश करती है। वह बोला, ठीक है, कब जाना है मुझे बता देना, और आज शाम डिनर पर चलते हैं। यह सुनकर वंदना खुश तो हो जाती है, लेकिन राजवीर अपने मन में ही दुखी होता है। वह जानता था कि उसे यह सब करना ही होगा, नहीं तो वंदना को शक हो जाएगा। मुन्ना और कमला जी अपने शहर लौटकर आ गए थे। उन दोनों को बिना कमलेश बाबू और वैदेही के देखकर सभी मोहल्ले वाले हैरान थे। वह कमला जी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन कमला जी किसी को कोई जवाब नहीं दी। वह होश में थी कहाँ कि किसी को जवाब देती। वह अपने घर के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर ली। कमला जी की तबीयत खराब होने लगी थी। तभी शेरा को खबर मिली उनके लौटने की, और उसने तुरंत ही राजवीर को कॉल करके बताया। यह सुनते ही कि वैदेही लौट आई है, राजवीर बिना एक पल गवाए अपनी कार निकालकर उसके घर की ओर चल दिया। राजवीर सिंघानिया को भी इतनी रात को मोहल्ले वाले देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन किसी को उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। राजवीर वैदेही के घर के अंदर जाकर उसे आवाज देने लगता है। तभी उसकी नजर कमला जी पर पड़ी, जो बेड पर लेटी हुई थी और पास में बैठकर मुन्ना उनकी देखभाल कर रहा था। यह नजारा देखकर राजवीर परेशान हो गया और उसे बहुत तकलीफ पहुंची। वह कमला जी के पास जाकर बैठ गया। वह कमला जी को देखा और उनसे पूछा, आंटी, वैदेही कहाँ है। कमला जी अभी अपने होश में ना थी। वह राजवीर को कोई जवाब नहीं दी। तब राजवीर ने मुन्ना से पूछा, मुन्ना, तुम्हारे पापा और वैदेही कहाँ है। मुन्ना राजवीर से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। उसे सारी बात बताई। अंकल, मेरे पापा को उसने मार दिया और वैदेही दी को अपने पास रखा है। वो बहुत ही बुरा है, वह मेरी दीदी को भी मार देगा, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। यह सुनकर राजवीर को गुस्सा आ गया था। उसने तुरंत करण और सपना को फोन करके वहां बुलाया। कमला जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और देखभाल के लिए करण और सपना को वहीं रहने के लिए कहा। कमला जी मन ही मन वैदेही को लेकर चिंतित हो रही थी। वह वैदेही को आखिरी बार देखना चाह रही थी। राजवीर ने अपने दोस्तों से कहा, मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ संभाल लेना। सपना बोली, और तुम्हारा आज वंदना के साथ डिनर है, भूल गए क्या। वो वहाँ इंतजार कर रही है, ऐसे में उसे क्या समझाएंगे जब वो तुम्हारे बारे में पूछेगी तो। राजवीर ने कहा, मेरे लिए वैदेही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वंदना नहीं। कोई भी बहाना कर लेना, लेकिन प्लीज़ संभाल लेना, और बड़ी माँ को भी। वह कमला जी की हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैं आपकी वैदेही को वापस लेकर आऊँगा, यह मेरा वादा रहा, लेकिन तब तक आपको भी इंतजार करना होगा। यह वादा कीजिए, यदि मेरी वैदेही पर खरोच भी आई होगी ना, तो मैं उसे वहीं दफन करके आऊँगा। वो काफ़ी गुस्से में बेंगलुरु के लिए निकला था। पूरे रास्ते सिर्फ वैदेही के बारे में ही सोच रहा था। सोचकर उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और गुस्सा भी। वह खुद से भी गुस्सा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह वैदेही को अकेला छोड़ दिया। क्यों अपनी जिंदगी में वह इतना मशगूल हो गया था कि उसे वैदेही नजर ही नहीं आई। दूसरी ओर वंदना राजवीर का डिनर पर वेट कर रही थी। बार बार टाइम देख रही थी और अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। वह राजवीर को कई बार कॉल भी कर चुकी थी, लेकिन राजवीर कॉल ही नहीं उठा रहा था। ज्यादा टाइम होने पर वह वहां से निकलकर सीधे घर पहुंच गई। उसे देखकर नीलिमा जी पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और राजवीर कहाँ है। वंदना ने कहा, नहीं मालूम आंटी, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि राजवीर है कहाँ। मैं 2 घंटे से उसका वेट कर रही हूँ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पड़ी है। ना ही मेरा फोन उठा रहा है, ना ही अब तक आया। नीलिमा जी ने कहा, पर बेटा वह तो घर पर भी नहीं है, हम सबको लगा कि वह तुम्हारे साथ ही है। रुको, मैं फोन करके देखती हूँ।
वह भी राजवीर को कॉल करती है, लेकिन राजवीर अपने ही ख्यालों में खोया था। उसे बड़ी माँ का भी कॉल दिखाई नहीं दिया। बार बार उसे बड़ी माँ ने कॉल किया, लेकिन राजवीर ने फ़ोन नहीं उठाया। वंदना ने पूछा, क्या हुआ आंटी, आपका भी फ़ोन नहीं उठाया? समझ में नहीं आता कि राजवीर को हो क्या गया है। कई दिनों से देख रही हूँ, अपने ही दुनिया में खोया रहता है। अगर डिनर पर जाना ही नहीं था तो मुझसे कहा ही क्यों? मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? गुस्से से वंदना अपने कमरे में चली जाती है। आज राजवीर की वजह से नीलिमा जी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह काफ़ी गुस्से में थी। बड़ी माँ ने फिर करण को फ़ोन लगाई। करण उनका नंबर देखते ही घबरा गया और वह सपना से कहा, बड़ी माँ का कॉल आ रहा है, वह पक्का राजवीर के बारे में पूछेंगी। क्या जवाब देंगे? सपना बोली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं उठाया तो और भी गुस्सा करेंगी। क्या करें? फिर सपना ने कहा, एक आइडिया है, उनसे कह दो कि राजवीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, जल्दी लौट आएगा। करण बोला, क्या बोल रही हो सपना? इतनी रात को कौन सी मीटिंग है? बड़ी माँ तुरंत हमारा झूठ पकड़ लेगी। तो क्या ही कहे, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर ने तो हमें ही फंसा दिया। बड़ी माँ हमें भी नहीं छोड़ने वाली है। अभी के लिए उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, सोचते हैं कि उन्हें क्या जवाब दिया जाए। बड़ी माँ ने मन में कहा, ये दोनों भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बेवकूफ़। राजवीर बेंगलुरु पहुंचता है और बेंगलुरु पहुंचकर सीधे संजय के घर ही जाता है। वहां जाकर वह वैदेही को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुन वैदेही, राजवीर यहाँ? वह दौड़कर कमरे से बाहर आती है। उसे देख राजवीर की आंखें नम हो गई थी। वैदेही के चेहरे पर चमक फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे से उसका दुख साफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसे देखकर वैदेही गुस्से से लाल पीली हो रही थी। संजय घर पर नहीं था। वह पूछती है, यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजवीर ने कहा, तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तुम होते कौन हो मुझे लेकर जाने वाले? और तुम यहाँ क्यों? किसने तुम्हें एड्रेस दिया? देखो, मेरा पति घर पर नहीं है और किसी गैर का यहाँ कोई काम नहीं है। प्लीज़ चले जाओ। वैदेही मन ही मन डर रही थी कि यदि संजय आ गया तो राजवीर को यहाँ देखकर पता नहीं वो क्या करेगा उसके साथ। राजवीर वैदेही की मन की डर को भाप गया था। वह मन में सोचता है, मेरी वैदेही, उस संजय की वजह से तुम्हारी आंखों में इतनी डर? बस बहुत तुमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी वैदेही को डराएगा? अब तुम्हें नहीं डरने की जरूरत है। वहीं आराम से बैठते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूँ, उस दरिंदे से जिसने तुम्हें छुआ, तुम्हें हाथ लगाया, तुम्हारी आंखों में आंसू दिए। इंतजार करूँगा, लेकिन तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा। देखो राजवीर, मेरी जिंदगी में तमाशा मत करो। चले जाओ यहाँ से, प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसे अपने सामने हाथ जोड़ा हुआ देखकर राजवीर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जाने के लिए नहीं आया हूँ इस बार, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार गलती कर चुका हूँ, इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तभी घर के अंदर आते हुए संजय ने कहा, कौन है जो मेरे घर में आकर मेरी पत्नी का नाम पुकारने की जुर्रत की? संजय और राजवीर दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसे देखकर राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। अचानक संजय को वहां देखकर डर से वैदेही का गला ही सूख गया था। क्या होगा आगे? क्या राजवीर संजय की चंगुल से वैदेही को बचा पाएगा, या संजय ने कुछ और ही प्लान कर रखा था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।